What do we mean by the word periodicity of a function? As it is written, a function fx is said to be periodic function. किसी फंक्शन को पीरियोडिक तब कहा जाता है अगर f of x plus t is equal to fx. fx plus t is equal to fx for all the x lying in the domain of the function f, and t is a positive constant which is independent of x, and t is the smallest possible value of t, then it is called as the fundamental period. ये बहुत सारी बातें एक साथ कर ली, एक एक करके इनका जिक्र करते हैं और समझते हैं. हमने कहा ऐसा फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है अगर वो f of x plus t is equal to fx के रिलेशन को होल्ड ट्रू कर रहा है. किस x के लिए? हर एक x के लिए belonging to the domain of the function. For all x belonging to the domain of the function. एक बात. और जिसके अंदर में जो t है it is a positive quantity. t क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए. और क्या होना चाहिए? t is independent of x. t is independent of x, right? t x के independent है. And last thing, the t is the smallest possible value, smallest positive value, so that हम t को बोल सकें वो फंडामेंटल पीरियड है. आप सिंपल लेमन भाषा में ऐसे समझें, पीरियोडिक फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जो पीरियोडिकली अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है. जो पीरियोडिकली अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है. रिपीट करता, मैं लिख रहा हूं बात, रिपीट इट्स वैल्यूज आफ्टर a certain period. After a certain period, and the smallest period is called as the fundamental period. Is called as the fundamental period. आप इस बात को ऐसे समझिए, फंडामेंटल पीरियड, राइट? कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल ऊपर लिखा भी है कि fx इक्वल टू साइन एक्स. fx इक्वल टू साइन एक्स. तो fx इक्वल टू साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है. कैसे प्रूव करें इस बात को? मैं प्रूव करता हूं. लेकिन एक और बात आप सबसे कहना चाहूंगा, दैट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस are periodic in nature. They are periodic in nature. The reason being, आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी पढ़े हैं वो सभी फंक्शंस अपनी वैल्यूज रिपीट करते जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल. Let us start and prove this thing via taking the example, a very very small example of the basic example of the y equal to sin x. तो सबसे पहले y equal to sin x के ग्राफ को देखें. अगर हम ग्राफ को देखें हमें साफ ये बात समझ में आती है. ध्यान से देखिए, दिस इज द मैनर इन विच द ग्राफ ऑफ द साइन एक्स मूव्स ऑन. ठीक, ये वैल्यू 0 आती है, दिस वैल्यू इज 0, दिस इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस का 2 पाई. सही है वैल्यू. अब ध्यान से दोस्तों देखो, 0 से लेकर के 2 पाई के अंदर में जो ग्राफ है उसी का ही तो रिपीट टेलीकास्ट होता चला जा रहा है. आई एम रिपीटिंग, उसी का ही तो रिपीट टेलीकास्ट, क्योंकि ये ग्राफ एज इट इज, फिर कट कॉपी पेस्ट यही तो चल रहा है. चाहे आगे की बात करूं या मैं पीछे की बात करूं, द ग्राफ इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू with the same nature in the same manner as it is doing so in the interval 0 to 2 pi, right? So, और ठीक है, 2 पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट कर रहा है. लेकिन कोई बच्चा कह सकता है सर 4 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है वैल्यू, 6 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है. लेकिन आउट ऑफ दीज वैल्यूज एक्सेट्रा, इनको भी लिख दिया, आउट ऑफ दीज वैल्यू this is the smallest positive value after which the function is
repeating all of its values. So as a result, this is called as this is the smallest positive value. So this becomes the fundamental period. So this becomes the fundamental period of sin x, यानी वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। एक बात या एक तरीका तो ये था समझने का जो मैंने अभी आपको समझाया। अब रही बात दूसरे तरीके की, अब रही बात दूसरे तरीके की, ये रहा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की बात करी हमने। अब दूसरा तरीका, हम जैसा कि मैंने अभी अभी कहा आप सबके लिए, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी रिलेशन होल्ड ट्रू किया जाता है किसी भी फंक्शन में, जो भी फंक्शन पीरियोडिक होता है और उसमें टी जो होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है वो पीरियड होता है। तो निकाल सकते हैं हम ये बात। लेट अस से साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस टी हमने लगाया, कंसिडरिंग ये पीरियोडिक है और एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी रिलेशन को होल्ड ट्रू करेगा। तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी साइन ऑफ एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब ये बना साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 0, जिसका की फॉर्मूला लिखा जा सकता है 2 टाइम्स साइन ऑफ सी माइनस का डी एक्स प्लस टी माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई 2 इनटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, यानी एक्स प्लस टी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये दोनों 0 होंगे, करेक्ट। अब यहां से बात आती है, ये x विल गेट कैंसल आउट विद x, तो साइन ऑफ t बाई 2 0 आया, और यहां से कॉज ऑफ x प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहां से जो भी वैल्यू निकालूंगा मैं, देखिए ध्यान से, यहां से जो भी वैल्यू निकलेगी, दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ t will depend on x, will depend on x, ठीक है ना, क्योंकि t का x के साथ ही रिलेशन आएगा कोई ना कोई, तो इसीलिए दिस गोज इन रिजेक्शन, देयरफॉर दिस गोज इन रिजेक्शन, क्योंकि हमने तो पहली कंडीशन डाली है t के लिए। क्या कंडीशन डाली है कि t मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब बात करते हैं यहां से, अब ये साइन थीटा इक्वल टू 0 फॉर्म हुआ, तो हम जानते हैं थीटा की वैल्यू n पाई होती है such that n belongs to any integer, this is the general solution। तो थीटा कौन है, t by 2, तो as a result t की वैल्यू 2n पाई आ गई such that n belongs to any integer। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है सभी? तो t की वैल्यू 2n पाई आ गई, तो n की वैल्यू इंटीजर है, n की वैल्यू आप प्लस माइनस 1 0 1 2 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने फिर से बात कर रखी है t तो एक पॉजिटिव है, तो t पॉजिटिव है तो मतलब ये वाली सारी वैल्यू नेगेटिव और 0 वैल्यू गोज इन रिजेक्शन। तो t पॉजिटिव हुआ, 1 या 2 या 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन t तो सबसे छोटी वैल्यू होती है, यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू आप 1 पुट करें, n की वैल्यू 1 पुट करा आपने, तो t की वैल्यू 2 पाई निकल के आती है, विच इज द period of the function fx equal to sin x। I am sure ये बात आपको मेरी समझ में आई होगी। So both of the methods, this is the method number 1 by which we calculated the period of the function fx equal to sin x, और this is the method number 2। I am sure दोनों तरीके से आपको मेरी बात बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। So let us move on ahead to add on the various properties to the function which is periodic in nature। So the property here says fx has a fundamental period t, then fx plus nt equal to f of x। Totally true, ये बात 100% सही है कि अगर fx का एक फंडामेंटल पीरियड t है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू t है पीरियोडिसिटी होने के लिए, तो n की इंटीग्रल वैल्यू के लिए f of x plus nt fx के इक्वल होगा। मतलब कहने का इस बात को समझने के लिए छोटी सी बात, n इंटीजर है, मान लो n को मैंने 1 रखा, n को 1 रखा, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, f of x plus t की वैल्यू fx निकल के आ गई, एक बात करेक्ट। n को 2 रखूंगा, और ये तो होती ही है डेफिनेशन, f of x plus t must be equal to f of x। मान लो n को 2 रखा, तो f of x plus 2t will be equal to fx। ये बात भी बिल्कुल और बिल्कुल 100% सही है। कैसे? अरे भाई, आप अपने आप सोच करके देखें,
एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, मतलब 2 टाइम्स उसके अंदर में फंडामेंटल पीरियड ऐड कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया साइन एक्स, तो पीरियड यानी टी की वैल्यू अपन जानते हैं 2 पाई होती है, तो साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई की वैल्यू तो साइन एक्स आती ही है, यानी ये बात तो सही होती ही है। लेकिन अगर साइन ऑफ एक्स प्लस के अंदर में n टाइम्स 2 पाई कर दूंगा, मान लो मैंने 10 पाई भी करा, विच इज नथिंग बट इसका मतलब है साइन ऑफ एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2 पाई, यानी साइन ऑफ x प्लस 5 टाइम्स ऑफ t भी किया, तब भी वो फंक्शन sin x ही तो आ रहा है, which clearly implies that the function holds this property true, which कौन सा फंक्शन, the function which is having a fundamental period of t and n can also be a negative value, n integer है तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हर बात के लिए बात होल्ड ट्रू करेगी. So this will be property number 1. I am sure this property number 1 related to the periodicity is understood to everybody. Moving on to the property number 2. If fx has a fundamental period t, अगर fx का fundamental period t है तो रूट fx या फिर 1/fx इनका भी फंडामेंटल पीरियड t ही होगा. कैसे, आप इस बात को समझने के लिए से हमने एग्जाम्पल माना hx इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ fx. hx माना अंडर द रूट ऑफ fx, तो ध्यान से देखें दोस्तों, हम जानते हैं fx पीरियोडिक है तो fx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t. ये बात तो होल्ड ट्रू करती है. रीजन बीइंग एज fx इज पीरियोडिक, हमने ये माना और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है टू प्रूव दैट अंडर द रूट ऑफ fx इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ f ऑफ x प्लस t. ये बात प्रूव करनी है. इस बात को तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों, सिंपल, या तो यहाँ टेक रूट बोथ साइड्स कर दो, टेक अंडर द रूट बोथ साइड्स कर दो, या फिर इसका मतलब वही होगा स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, तब भी उसका मतलब भी वही ले दे करके आ रहा है. तो मतलब ये बात 100% सही है, 100% सही है. यानी कहने का मतलब जो साइन एक्स का पीरियड होगा वही अंडर रूट साइन एक्स का पीरियड होगा, जो साइन एक्स का पीरियड होगा वही अंडर रूट साइन एक्स का भी पीरियड होगा. और इसी तरीके से हम दूसरी बात भी बोल सकते हैं जो गिवन रिलेशन दिया गया है यहाँ पर, यानी 1/fx. ये बात भी सही है दोस्तों, देखो ध्यान से, fx अगर f ऑफ x प्लस t के इक्वल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1/fx विल बी इक्वल टू 1/f ऑफ x प्लस t, which implies that 1/fx has the same period as f of x, that is t ही होगा. क्या ये बात समझ में आती है अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझ में आती है सभी को. चलिए, fair enough. So the point number 2 is clear to all of you. Now let me move on to the point number 3. So point number 3 में बोला गया है, अगर fx का फंडामेंटल पीरियड t है, अगर fx का फंडामेंटल पीरियड t है, तो f ऑफ ax प्लस b का फंडामेंटल पीरियड t अपॉन मॉड्यूलस a होगा. कैसे, इस बात को समझते. f ऑफ ax प्लस b का फंडामेंटल पीरियड t अपॉन मॉड्यूलस a होगा. तो इस बात को आप ऐसे समझे डियर फ्रेंड्स, देखो जरा ध्यान से, जस्ट गिव मी अ मिनट, कि हमने कहा fx का जो पीरियड है वो t है, तो f ऑफ ax प्लस b का जो पीरियड है वो t अपॉन मॉड्यूलस a होगा. हम ऐसा समझना या ऐसा प्रूव करना चाहते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही है बात ये. इसका तो बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल दोबारा आप ले सकते हैं. एग्जांपल कौन सा, fx इज इक्वल टू साइन एक्स. सिंपल साइन एक्स का एग्जांपल लिया.
sin x का एग्जांपल लिया और लेट अस से मैं b की वैल्यू 0 रखता हूं, वरना शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आ जाएगा। b कुड बी एनीथिंग, b कुड बी एनीथिंग, बस यहां पर ध्यान रहे कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 डिनोमिनेटर में तो आएगा नहीं, ठीक। और से a की वैल्यू मैंने 1 रख ली आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एग्जांपल से भी समझा जा सकता है, वरना उस रिजल्ट से भी ये बात समझ में आ जाएगी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, इससे भी समझ में आ जाएगी बात, ये कोई भी इसमें परेशानी नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो ए को मैंने 1 की बजाय लेटर से मैंने ए को मैंने 2 ले लिया, ठीक। तो यानी जो नया फंक्शन आया, नया फंक्शन यानी एफ डैश एक्स, उसकी वैल्यू आ गई साइन ऑफ 2x, ठीक है, यानी इसकी बात कर रहा हूं, ठीक। ए की जगह 2 रख दिया मैंने, तो फंक्शन आ गया साइन 2x। तो साइन 2x का ग्राफ भी हमने सीखा। अब इस तरीके से जाना चाहते हैं तब भी आंसर हमारे पास 2π/2 आएगा निकल के, यानी पाई आएगा। आप ये ट्राई आप भले करें, खुद से कर सकते हैं, 100% यहां से ये बात सही आएगी। एक बात, या हम इस बात को ग्राफिकली भी देख सकते हैं। ग्राफिकली देखो जरा, इस केस में स्पेसिफिक देखूं अगर मैं, तो ये बात हमेशा हर केस के लिए आपको समझ में आ जाएगी। क्या हम जानते हैं जो साइन एक्स है उसका जो ग्राफ है वो ध्यान से देखें, ये ग्राफ ये होता है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ 0, दिस इज पाई, दिस इज 2π। सो इस रीजन में यानी 2π इंटरवल तक जो ग्राफ आ रहा है वही रिपीट टेलीकास्ट करता है, ठीक। नाउ लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin 2x। इससे आपको ग्राफ के ऊपर भी क्लियरिटी मिल जाएगी। इस तरीके से सिंपल एल्जेब्रिकल तरीके से तो आप कर ही लेंगे, आई एम श्योर आपको बात खुद से ही समझ में आ जाएगी। से पुट कर दो आप 2x को इक्वल टू थीटा, ठीक। तो बेसिकली साइन ऑफ थीटा की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा का ग्राफ सिंपल हमने बनाया। कैसे? जैसे ऊपर बनाया हुआ एग्जैक्टली सेम मैनर में मैंने साइन थीटा का ग्राफ बना दिया, ठीक। सिंपल ग्राफ ऊपर की तरह ही बन गया, करेक्ट। अब ये ग्राफ बना है थीटा का, ये थी एक्स एक्सिस, यहां पर ये थीटा एक्सिस है। अब जो 2x है ये थीटा की वैल्यू है, यहां पर थीटा इज 0, थीटा इज पाई, थीटा इज 2π, थीटा इज 3π। यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन व्हाट इज थीटा? थीटा इज 2x। So if 2x equal to pi, the x will be equal to π/2। तो अगर मैं x की वैल्यूज की बात करूं, ये तो 0 रहेगा, ये π/2 आएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू पाई आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 3π/2 आ जाएगी। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये बात आपको समझ आने जानी चाहिए इस डायग्राम्स को देख करके ही, कि जो नया ग्राफ बना यानी साइन 2x का ग्राफ बन गया। अब मैंने जब x की वैल्यूज को प्लॉट कर दिया यहाँ पर, है ना, तो आपको ये क्लियर ये बात समझ में आ रही होगी। ये दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय x की वैल्यू π/2, दिस पॉइंट इज x की वैल्यू पाई, दिस वैल्यू इज x की वैल्यू 3π/2। गेटिंग माय पॉइंट? सो यही तो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, दिस इज द ग्राफ विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, which is repeating itself again and again। You getting my point? तो ये ग्राफ ही तो है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार। तो एक्चुअली में अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा और मैं ठीक बनाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने की कोशिश करूं, लेट मी इरेज दिस ग्राफ फॉर यू एंड रीड्रॉ दिस ग्राफ, यू विल अंडरस्टैंड माय व्यू पॉइंट इन अ मच बेटर मैनर। जस्ट गिव मी अ मिनट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस बात को देखूं कि जो x की बात करूं, अब थीटा को भूल जाइए बात, अब थीटा को भूल जाएं,
ये x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू पाई है, कहीं ना कहीं जाकर के वो 2 पाई आएगा। तो एक्चुअली में जो sin x का ग्राफ था वो ऐसा था, और ये फर्दर वैल्यू इस तरीके से चली जा रही थी, कहीं ना कहीं ये वाली जो वैल्यू इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 पाई। तो जो ग्राफ है आपका बेसिकली वो सिकुड़ गया, यानी श्रिंक हो गया, यानी ये जो ग्राफ है वो इधर की तरफ मूव कर गया। मतलब जो काम 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल करने में हो रहा था वो काम अब पाई में होना शुरू हो गया। तो एज अ रिजल्ट ही तो हमारा जो आंसर आया, जो पीरियड आया, पहले जो कि 2 पाई होता था, 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ 2, यानी वो पाई इंटरवल में होना शुरू हो गया। आई होप इससे बढ़िया ये बात नहीं समझ में आ सकती वाया द ग्राफ आई कंस्ट्रक्टेड हियर। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू शो यू कि जो काम पहले 2 पाई यूनिट्स में हो रहा था वो पाई यूनिट्स में हो गया, यानी रिपीट टेलीकास्ट का काम, यानी ग्राफ श्रिंक हो गया। अरे भैया अगर A1 से बड़ा हो गया, ये तो केस था A1 से बड़े होने का, तब ग्राफ श्रिंक हो गया। अगर A1 से छोटा हो जाएगा तो ग्राफ को आप खींच देंगे, ग्राफ को आप खींच देंगे। समझ में आई मेरी बात? यानी क्योंकि मान लो A की वैल्यू हाफ हो जाती है तो 2 पाई अपॉन 1/2 यानी 4 पाई हो जाएगा वो ग्राफ। जो काम पहले 2 पाई में हो रहा था इंटरवल में, वो काम 4 पाई में होना शुरू हो जाएगा। दिस विल बी द डिफरेंस। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? 100% ये ग्राफ आपको 100% ये बात समझ में आ जाएगा, एंड आई एम श्योर ये चीज तो आप खुद से ही कर लेंगे। fx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी वाला फंडा। चलिए फेयर इनफ। तो इसका मतलब है, मान के चल रहा हूं आपको प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 तीनों बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। मूविंग ऑन फर्दर टू दी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, क्लियरली लिखा है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद नो फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड। बिल्कुल सही बात है ये, आप अपने आप सोच के देखें। एग्जाम्पल fx इक्वल टू 5 लिया मैंने, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, और इसका ग्राफ बनाना चाहा। दिस पॉइंट इज 0,0, दिस पॉइंट इज 0,5। इज दिस फंक्शन रिपीटिंग इट्स वैल्यू? यस, दिस फंक्शन इज अ कांस्टेंट, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। बट क्या कोई ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू आप बता सकते हैं जिसके बाद ये फंक्शन अपनी रिपीट टेलीकास्ट कर रहा है वैल्यू? नॉट एट ऑल, वी कांट फाइंड। सो this function is periodic, this function is periodic with no fundamental period, with no fundamental period. I hope this point is clear, right? चलिए यहां तक भी बात समझ में आ जाती है। अब आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 के लिए बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है? साइन एक्स होल पावर एन, या कॉज एक्स होल पावर एन, या कॉज एक्स एक्स होल पावर एन, या सीकेंड एक्स होल पावर एन, इन सबका फंडामेंटल पीरियड होता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन। इससे पहले मैं आप सबसे बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं मैंने बात की साइन एक्स, कॉजेक एक्स, सीकेंट एक्स, या कॉजेक एक्स, या सीकेंट एक्स, या फिर कॉज एक्स, राइट? Just give me a minute. Cos x, इन सब की बात अलग करते हैं, और tan x और cot x की बात अलग करते हैं। इनका जो पीरियड है वो 2 पाई होता है, और इनका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। ये बात आई एम श्योर आप सभी को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ तो एटलीस्ट आते होंगे, तो आप अपने आप ग्राफ बना करके देखें, आपको समझ आ जाएगा कितने कितने इंटरवल के बाद आप रिपीट वैल्यू करते हैं ये। और यही तो कारण होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर में भी आप जब भी जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो इस केस में 2n पाई ऐड करते हैं, और इस केस में आप n पाई ऐड करते हैं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट वही तो है। और क्या है? ड्यू टू द पीरियोडिक नेचर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस,
कि तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। एग्जाम्पल sin x इक्वल टू हाफ, कितनी बार वैल्यू आती है? बहुतों बार आती है। ठीक, एक बात ये तो हुई यहां तक बात। अब हमने कहा ऊपर बात जो लिखी है पॉइंट नंबर 5 कि भैया sin x cos x secant x cos x, इन्हीं की बात कर लेते हैं पहले। इन सब की बात करें तो n अगर ऑड होगा तो पीरियड 2 पाई ही रहेगा। n अगर ऑड होगा, ये बात भी सही है, n की वैल्यू 1 ही तो है यहाँ पर, इसमें n की वैल्यू 1 ही तो है इन सब के अंदर में। n 1 है तो बिल्कुल सही है, पीरियड इसका 2 पाई है। जैसे कि sin x का ग्राफ ऑलरेडी हम जानते हैं, ये ग्राफ ऐसा होता है, सही है। लेकिन अगर हम sin स्क्वायर x की बात करें, sin स्क्वायर x की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर आ जाएगा, यानी ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये 0 पाई 2 पाई, और ऐसा ना केवल sin x में cos x का बनाएंगे तो यानी जो नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है, जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है वो सारी पॉजिटिव आ जाएंगी, यानी x एक्सिस का नीचे का ग्राफ वो ऊपर y एक्सिस की तरफ आ जाएगा सारा का सारा। तो एज अ रिजल्ट सभी लोग अपनी वैल्यूज 2 पाई की बजाय पाई पाई इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट इसका जो n जो है वो इवन होगा, तो उसका जो फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा इन सारे फंक्शंस का, वो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 6, आई एम श्योर पॉइंट नंबर 5 समझ में आ गया। tan x की बात करें, ध्यान से देखो मेरी बात सुनो। मान लो मैंने tan x और cot x की बात कर रहा हूं, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ tan x इटसेल्फ। इसी से ही cot x लगभग सेम नेचर ही है, दोनों का ग्राफ सेम नहीं है, नेचर की बात कर रहा हूं मैं, पर्सपेक्टिव टू द पीरियोडिक नेचर। ठीक, तो tan x होल की पावर n के अंदर में इफ n इक्वल टू 1 की बात करी हमें, हम जानते हैं ये ग्राफ ऐसा कुछ होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस ग्राफ इज इस तरीके का कुछ होता है, यानी दिस इज माइनस का पाई बाय 2, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2। क्लियर है? तो पाई पाई यूनिट्स के बाद ग्राफ अपनी वैल्यू रिपीट टेलीकास्ट कर रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन इफ आई n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, n की वैल्यू इफ अगर मैं 2 रख दूं, तो ध्यान से देखो ये बनेगा tan स्क्वायर x। नो डाउट इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, तो नीचे वाला रीजन जो है वो ऊपर आ जाएगा। नीचे वाली -3 की जगह पर -3 का स्क्वायर लेटर से 9 आ जाएगी बोली, तो ऐसा कुछ ग्राफ, या नीचे वाली वैल्यूज का सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। करेक्ट? मेरी बात समझ में आती है? आई एम नॉट सेइंग दिस विल बी अ पैराबोलिक शेप और नॉट, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, लेकिन ये तो तय नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। कहने का मतलब जो नीचे की वैल्यू ऊपर आई, ये माइनस का पाई था और ये पाई था, तो माइनस सॉरी पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, तो इस ही इंटरवल में जो वैल्यूज आ रही हैं वही तो रिपीट टेलीकास्ट करेंगी बार बार, क्योंकि बार बार आप कोई फंक्शन पीरियोडिक और मैं पूछूं आपसे भैया tan स्क्वायर x का पीरियड बताएं, तो अगर आप कहेंगे कि सर हम तो fx इक्वल टू f ऑफ x प्लस t से एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे to find the period of tan square x, obviously dear friends it will be a time consuming task. Why shall we waste our time when we know that we have a basic knowledge of the transformation of the graphs via which we can surely calculate? थोड़ा एनालिटिकली हमें ग्राफिकली चीजें समझनी पड़ेंगी कि भैया tan x का ग्राफ ये है तो tan स्क्वायर x का ग्राफ ये है, यानी पाई पाई इंटरवल के बाद वैल्यू अपने रिपीट टेलीकास्ट करेंगे, तो यानी पाई बिकम्स द पीरियड ऑफ इट। यानी कहने का मतलब इन केस ऑफ tan पावर nx एंड cot पावर nx independent of n, the period will remain the same as pi itself. I am sure this point is also clear to all of you. समझ आ गई मेरी बातें? पक्का? So moving on further and explaining you the point number 7. What is the point number 7 here? So point number 7 says modulus sin x, modulus मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 सबका मॉड ले लिया हमने, तो उन सबका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। हाउ?
इट कैन बी प्रूव्ड वेरी इजीली। देखो ध्यान से, कैसे पाई होगा? अरे भैया, मॉड्यूलस साइन एक्स के ग्राफ की बात करूं अगर मैं, मॉड्यूलस साइन एक्स का ग्राफ, अरे भैया एफ एक्स का ग्राफ अगर साइन एक्स है, इससे मॉड्यूलस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो ये आपने सभी ने पढ़ा हुआ है कि अगर साइन एक्स का ग्राफ ये रहा, ठीक, और पीछे भी इसी तरह मूव ऑन करें, तो जो मॉड्यूलस साइन एक्स का ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? नीचे वाली सारी चीजें वो ऊपर आ जाएंगी ऐसे, दिस विल मूव ऑन दिस वे, और ये ग्राफ भी नीचे का ऊपर आ जाएगा। तो 0 पाई 2 पाई, यही तो पाई पाई इंटरवल के बाद सारी वैल्यूज अपनी रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यस, द पीरियड विल बी पाई। ये बात समझ में आई? ये मॉड्यूलस साइन एक्स का केस लिया। इसी तरह आप मॉड्यूलस कॉस एक्स की भी बात करेंगे तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा? ये ग्राफ ऐसे था, नीचे ग्राफ जाता था, तो वो ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, this is pi, this is 3 pi by 2 and this is 2 pi. तो 2 pi यूनिट्स के बाद, 2 pi यूनिट्स के बाद द ग्राफ विल रिपीट, सॉरी पाई यूनिट्स के बाद द ग्राफ विल रिपीट इटसेल्फ। यहाँ पर मॉड्यूलस के केस की बात कर रहे हैं, तो 2 pi नहीं, पाई यूनिट्स के बाद अपना ग्राफ जो है रिपीट टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर दिस ग्राफ इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ध्यान से देखो, यही तो रीजन है, ये बोल लूं या ये बोल लूं, यही तो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। और ऐसा कोई भी ग्राफ में आप बना करके देखें, that remain as a homework to all of you, modulus of tan x, modulus cot x, modulus secant x या modulus cot x, ठीक? आई एम श्योर वो आप सब लोग कर सकेंगे। तो मूविंग ऑन फर्दर to the another point relevant to the property of periodicity, ठीक? सो ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा, और नो डाउट पहले भी अच्छे से समझना जरूरी था, इसको और अच्छे से समझें। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस मे और मे नॉट बी अ पीरियोडिक फंक्शन। ध्यान से समझिए इस बात को। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस मे नॉट बी अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना? जरूरी नहीं है वो पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे कि सिंपल, एक सिंपल बात करते हैं। मान लीजिए मैंने एफ एक्स लिया, एफ एक्स को मैंने लिया लेट अस से इक्वल टू साइन एक्स। मैं एक एक करके जो बातें पॉइंट नंबर 8 में मैं समझाना चाह रहा हूं, सारी बात को एक एक करके आपसे समझाऊंगा। एफ एक्स मान लीजिए साइन एक्स है, और जी एक्स मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। क्या है? fractional part. Let me write it here as this curly bracket represents the fractional part. fx sin x। हम जानते हैं कि fx का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, अभी अभी करके बात हटे। फ्रैक्शनल पार्ट x है, 1 यूनिट के बाद अपनी ग्राफ की वैल्यू रिपीट करता रहता है। आई एम श्योर आप सभी को फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ याद भी होगा, ऐसा कुछ होता है, 1 यूनिट के बाद अपनी सारी वैल्यूज रिपीट करता है। तो यस, दिस इज अ periodic with a period of 1. Let us say we are interested in a function hx, where hx is equal to fx plus gx. Yani we are interested in finding the period of sin x plus fractional part x. We are interested in finding the period of this function if at all it is periodic. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा डियर फ्रेंड्स, कि fx का पीरियड अगर t है और gx का भी पीरियड t है, तो उसका कतई भी ये मतलब नहीं होता कि fx प्लस gx का पीरियड भी t होगा। पहली तो ये बात जाननी जरूरी है। मेरा कहने का मतलब, मैंने दो बातें एक साथ बोल दी आपको। ये बात एक्चुअली यहां वाली बात मैं एक्चुअली समझाना चाह रहा था। एनीवेज, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि fx पीरियोडिक है, gx पीरियोडिक है, उन दोनों के ऊपर fx और gx के ऊपर कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन लगा करके एक नया ऑपरेशन, नया फंक्शन आया, जैसा कि fx प्लस gx एक नया फंक्शन आया, क्या वो जरूरी है वो पीरियोडिक होगा? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल।
क्योंकि हमने तो फाइनली ये देखना है hx जो है h ऑफ x प्लस टी आएगा फॉर टी पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x, तभी वो फंक्शन पीरियोडिक होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या हम हर एक क्वेश्चन के अंदर में ये रूल लगा करके देखेंगे? आंसर इज नो, वी नीड नॉट टू डू। ये तो हम करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट आंसर आएगा इससे, लेकिन इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विल बी, ये काम ना करके हम हमेशा ये देखेंगे हम के दोनों का एलसीएम लेंगे, एफ एक्स के पीरियड का और जी एक्स के पीरियड का। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, एफ एक्स के पीरियड का और जी एक्स के पीरियड का। मान लीजिए मैं इस बात को ऐसे समझा रहा हूं, एफ एक्स का पीरियड t1 है और जी एक्स का पीरियड t2 है। ये पीरियड्स की बात हो रही है। एफ एक्स का पीरियड t1 है और जी एक्स का पीरियड t2 है, एंड let R be the LCM of T1 and T2, and let R be the LCM of T1 and T2, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं मोर इंपॉर्टेंट लाइन, इफ इट एग्जिस्ट्स। अब इस बात का मतलब क्या है, इफ इट एग्जिस्ट्स? अब पहला सवाल तो यही उठ जाता है, इस बात को प्लीज बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने कहा एफ एक्स का पीरियड t1 है, जी एक्स का पीरियड t2 है, और हम इंटरेस्टेड हैं उनके ऊपर लगाए किसी भी अलजेब्रिक ऑपरेशन से फंक्शन, नया फंक्शन आया, उस फंक्शन के पीरियोडिक नेचर के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहला काम आप उन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, अगर एग्जिस्ट करेगा तो। अगर एग्जिस्ट करेगा तो का मतलब क्या है? इस बात को आप ऐसे समझें कि अगर एलसीएम कब एग्जिस्ट करता है, एलसीएम एग्जिस्ट करता है कि बात को समझने के लिए मैं अलग से बात पहले बता देता हूं, फिर ही अगली बात के ऊपर बात करेंगे। व्हाइल टेकिंग द एलसीएम हमने किन बातों का ध्यान रखना? पहली बात, एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर with rational number is possible, with rational number is possible। रैशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ एलसीएम लेंगे वो पॉसिबल है, और इरैशनल का इरैशनल के साथ लेंगे, इरैशनल विद इरैशनल ये भी लेंगे, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। रैशनल का रैशनल के साथ, इरैशनल का इरैशनल के साथ एलसीएम लेंगे, पॉसिबल है, लेकिन रैशनल विद इरैशनल नॉट पॉसिबल। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। वैसे आप मान के चलता हूं मैं कि आपने पढ़ी होगी अब टिल 10th 11th स्टैंडर्ड, नहीं भी पढ़ी फिर भी मैं स्क्रैच से बता रहा हूं। रैशनल का इरैशनल के साथ एलसीएम नहीं संभव होता, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो रैशनल का मल्टीपल किसी नेचुरल नंबर से करेंगे तो रैशनल आएगा, और इरैशनल से करेंगे तो मतलब तभी वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पॉसिबल है, एल से पार्ट वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और रैशनल का रैशनल के साथ पॉसिबल का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे रैशनल नंबर मान लो मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, सही है बात। इरैशनल का इरैशनल के साथ में मान लो पाई लिया और 2 पाई लिया, उनका जो एलसीएम आया वो 2 पाई आ गया, सही है बात ये। लेकिन रैशनल का इरैशनल के साथ में एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 2 पाई का
और 1 का लिया, क्योंकि पाई एक इररेशनल नंबर होता है, ये तो मालूम होना चाहिए सभी को। 2 पाई का और 1 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आंसर विल बी नॉट पॉसिबल। आंसर विल बी नॉट पॉसिबल। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? एलसीएम किसका? 2 पाई का और 1 का पॉसिबल नहीं है। आई एम रिपीटिंग, नहीं है। यही कारण है दोस्तों, ध्यान से देखो, इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 1, दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इट इज नॉट पीरियोडिक, इट इज नॉट पीरियोडिक, और ए पीरियोडिक भी बोल सकते हो आप इसको। एक ही बात है, इसी बात को आप ए पीरियोडिक भी बोल सकते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं सभी को? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब लेकिन एलसीएम से रिलेटेड एक और बात समझाना जरूरी है। क्या है वो बात? एलसीएम किसका? ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ। मान लो इस तरीके से ले लिया। द एलसीएम विल बी टेकन इन दिस मैनर, यू मे मेमोराइज इट, आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी आई एम राइटिंग इट फॉर यू। एलसीएम ऑफ ए सी ई डिवाइडेड बाय HCF ऑफ बी डी एफ। एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर में जो चीजें आ रही है डिवाइडेड बाय HCF ऑफ द डिनोमिनेटर में जो चीजें आ रही हैं। और इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लो आप। एग्जांपल ले लिया, मान लो मुझे एलसीएम निकालना है किसका? 2 पाई बाय 3 का, पाई बाय 6 का और पाई बाय 12 का। तो आपके पास एलसीएम 2 पाई पाई और पाई का एलसीएम 2 पाई आ जाएगा, और HCF 3, 6 और 12 का 3 आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर, और द HCF ऑफ the given three numbers, all the three numbers are irrational. As a result, their LCM was possible. You getting my point? Are you clear on this part? चलिए, तो एलसीएम तो लेना अपने को समझ में आ गया। ये तो मैंने अभी उसी पॉइंट की बात करी थी, अभी वो पॉइंट कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि लेट आर बी द एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 इफ इट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट तो करा दिया हमने कि कौन से केस में एग्जिस्ट करेगा और कौन से केस में नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो कैसे निकालेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आंसर आ जाएगा ए पीरियोडिक नेचर। अगर एग्जिस्ट करेगा उसका क्या जवाब है वो मैंने अभी तक नहीं दिया। लेट मी गिव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो उसी पॉइंट का फर्दर कंटिन्यूएशन पॉइंट नंबर ए के इफ, ध्यान से समझिएगा, fx and gx, if fx and gx cannot be interchanged by adding a least positive number k। fx और gx आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं हो सकते। अगर दो बातें होंगी, या तो इंटरचेंज हो सकते होंगे या नहीं हो सकते होंगे। अगर they cannot be interchanged by adding a least positive number k, then r is the period of say fx plus gx। हमने लेटस से उनके बीच में अलजेब्रिक ऑपरेशन fx और gx के अंदर में एडिशन का लगा दिया। आप सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लो, किसी की बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अलजेब्रिक ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, अगर fx और gx आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते बाय एडिंग अ लीस्ट पॉजिटिव नंबर k, तो r पीरियड है। और इस बात को समझने के लिए मैं पहले एक और बात समझा दूं कि अगर fx एंड gx कैन बी इंटरचेंज, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ समझेंगे, कैन बी इंटरचेंज बाय एडिंग अ लीस्ट पॉजिटिव नंबर k। मान लो एक दूसरे में वो इंटरचेंज हो रहे हैं बाय एडिंग अ लीस्ट पॉजिटिव नंबर k, एंड इफ, दो बातें, या तो k लेस देन r होगा
के आर से छोटा आ गया, के क्या आ गया, आर से छोटा आ गया, मतलब जो हम पीरियड मान के चल रहे थे, जो आर एलसीएम है, उससे भी कोई छोटा नंबर आ गया, जिससे कि एफ एक्स जी एक्स बन गया और जी एक्स एफ एक्स बन गया, तो नेट फंक्शन तो एफ एक्स प्लस जी एक्स सेम रहा। मेरी बात समझने की कोशिश करें, एफ एक्स प्लस जी एक्स की ही बात करते हैं खाली। अगर एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं कुछ छोटा नंबर ऐड करने पर, और वो नंबर उनके एलसीएम से छोटा है, तो जो के है वो पीरियड बन जाएगा। देन के इज द पीरियड ऑफ एफ एक्स plus gx, else r is the period, else r is the period। ये मेरी बात समझ में आई? यही तक थ्योरी है इस पे, यही बात समझनी है। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो, मैं यही लिख देता हूं, जस्ट गिव मी सेकेंड, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। गिव मी सेकेंड। देखिए हमने क्या बात करी, एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं क्या? तो एग्जांपल लो, लेटस से मैंने एफ एक्स को कहा साइन की पावर 4x, जी एक्स को कहा कॉस की पावर 4x। इसका पीरियड पाई होता है, इसका भी पीरियड पाई होता है। एलसीएम निकालें किसका, पाई और पाई का, वो कौन आया, पाई आया। इफ इट एग्जिस्ट यानी वो आर की वैल्यू आ गई। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन एच एक्स यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब ध्यान से देखो, साइन कोस में और कॉस साइन में बदलने के लिए हमें पता है, दिमाग में लगाना है क्या, एडिशन करना है अगर किसी नंबर का, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पाई बाय 2 ऐड करना है। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, साइन कन्वेंशन को भूल जाओ। कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। लेकिन हम पाई से छोटा नंबर ढूंढ रहे हैं, तो वो पाई बाय 2 हुआ। हमने पाई बाय 2 ऐड करा, ऐड पाई बाय 2 करा अगर, तो साइन की पावर 4 ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 बन जाएगा कॉस की पावर 4x, और कॉस की पावर 4 ऑफ एक्स प्लस का पाई बाय 2 बन जाएगा साइन की पावर 4 ऑफ एक्स। समझ में आती है बात? ये यानी इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल है तो मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 2 आ गई, और पाई बाय 2 क्या आ गया, पाई से छोटा आ गया, तो देयरफॉर पाई बाय 2 इज द पीरियड। पाई बाय 2 क्या बन गया, पीरियड बन गया। किसका, एफ एक्स प्लस जी एक्स का पीरियड पाई बाय 2 बन गया। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड आंसर टू माय लास्ट पॉइंट व्हिच आई रेज्ड, इफ के इज द पीरियड, कब हो जाएगा, जब के आर से छोटा हो जाएगा। और अगर के आर से छोटा नहीं है भैया, तो आर ही पीरियड हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू फंडामेंटल पीरियड कहलाती है। ये बात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और ऊपर वाली बात, अगर वो आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते तो आर ही पीरियड रहेगा। आर ही पीरियड रहेगा का मतलब क्या है, इंटरचेंज नहीं हो सकते का मतलब, जैसे कि ए पार्ट को समझने के लिए एफ एक्स का एग्जाम्पल लें आप, मॉड्यूलस साइन एक्स। ठीक, मॉड्यूलस साइन एक्स में, चलो एक एग्जांपल लेता हूं आपको, और जी एक्स का एग्जांपल लेता हूं मॉड्यूलस कॉस एक्स। ठीक है, मान लो मैं एक मिसलेनियस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, नॉट रेलेवेंट ओनली टू दी ए, अपने आप आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मॉड साइन एक्स के अंदर में मॉड कॉस ऐड करेंगे, इसका पीरियड पाई है, इसका भी पीरियड पाई है, एलसीएम की बात करूंगा वो भी पाई है, यानी आर की वैल्यू है। ठीक, पाई बाय 2 ऐड करने पर, ऐड करूं अगर पाई बाय 2, तो इंटरचेंज हो रहे हैं, हाँ या ना, यस इंटरचेंज हो रहे हैं, यस। और पाई बाय 2 पाई से छोटा है, तो यस पाई बाय 2 पीरियड हो जाएगा, पाई बाय 2 इज द पीरियड। ये बात तो क्लियर हो गई, यहां तक तो समझ में आती है।
लेकिन अगर मैं gx को माइनस का मॉड्यूलस कॉस एक्स ले लेता, या यूं कहूं hx एक नया फंक्शन लिया मॉड्यूलस साइन एक्स माइनस का मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स, ठीक, तो आप ध्यान से देखें कि पाई बाय साइन में ऐड कर रहा हूं तो वो कॉस बन जाएगा, कॉस में ऐड कर रहा हूं साइन बन जाएगा, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो एफ एक्स कौन था, वो साइन एक्स था मॉड्यूलस, और जी एक्स कौन था, माइनस का मॉड्यूलस कॉस, जैसे क्या वो इंटरचेंज हो रहे हैं? नॉट एट ऑल। मॉड साइन एक्स में पाई बाय 2 ऐड कर रहा हूं, एक्स में एक्स प्लस पाई बाय 2 कर रहा हूं तो मॉड कॉस एक्स बन रहा है, और माइनस मॉड कॉस एक्स के अंदर में क्या चीज आ रही है, ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो देखो ना आप ध्यान से, x की जगह x प्लस का पाई बाय 2 आपने जैसे ही किया तो क्या बन जाएगा वैल्यू, मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2 विल बी मॉड ऑफ कॉस x माइनस का मॉड ऑफ साइन x। क्या वो फंक्शन एज इट इज रहा? इट इज नॉट इक्वल टू h ऑफ x, वो नहीं रहा। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं, दे कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड, देन क्या हो जाएगा, देन वही पीरियड रहेगा r, इसका भी पीरियड पाई था, इसका भी पीरियड पाई था, तो एलसीएम ऑफ pi and pi will remain as pi, so this itself becomes the period, and that's the answer to this question. I am sure I am able to make you understand all of the points, all of the properties related to the periodicity of a function in a very, very gentle and an honest manner, right?